नाज़रीन, जीजीपी मीडिया में खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान और यूएस के दरमियान में जो नेगोशिएशंस चल रही हैं वो अपनी नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ गामज़न है। अभी रिसेंटली इरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान आए हैं। यहाँ पे उन्होंने जो पीस प्रोसेस है उससे रिलेटेड कुछ बात की। इसके बाद उन्होंने आगे ओमान जाना है, मस्कत जाना है और फिर उसके बाद मॉस्को जाना है। और जो प्रोसेस है जो नेगोशिएशन का, जिसको पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, वो बड़ी तेज़ी से जो है एक प्रोग्रेस की तरफ चलता चला जा रहा है। अब इस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ मामलात हैं जिनको मैंने डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाई है। नाज़रीन, सबसे पहले इसमें पाकिस्तान के रोल की बात जो की जा रही है कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है। तो सबसे पहले आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये जो ईरान और यूएस के दरमियान में हो रहा है, इसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी इसके ऊपर जितना डिस्कोर्स है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसका एकेडमिया, वो सारे का सारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो डिस्कोर्स है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर सबसे मुश्किल काम क्या होता है, वो ये होता है कि दो प्रिंसिपल एक्टर्स, यानी दो बिलिजरेंट्स या दो जो आपस में लड़ रहे हैं एंटिटीज़, वो काइनेटिक डोमेन में, जब वो काइनेटिक डोमेन में एंटर करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर फिजिकल हमले करते हैं, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस को एक तरह से ख़तरे में डालते हैं। चाहे जंग जितनी मर्जी बड़ी हो, चाहे जितनी मर्जी छोटी हो, जब आप एक मुल्क के ख़िलाफ़ जंग करते हैं तो आप अपनी एग्जिस्टेंस को ख़तरे में डालते हैं और आप उस मुल्क के ऊपर हमला करते हैं, चाहे वो मुल्क जितना मर्जी छोटा हो, जितना मर्जी बड़ा हो, या एक्टर जितना मर्जी छोटा हो, जितना मर्जी बड़ा हो। अच्छा, अब जब आप ये करते हैं, उसके बाद आपका काइनेटिक डोमेन से सबसे मुश्किल काम होता है काइनेटिक डोमेन से डिप्लोमेटिक डोमेन के अंदर उस कॉन्फ्लिक्ट को शिफ्ट करना। क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त कोई पॉलिटिकल एश्योरेंस, कॉन्क्रीट या पॉलिटिकल गारंटी नहीं होती, लेकिन आपने काइनेटिक ऑपरेशंस को रोक के डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल डोमेन में जाना होता है, जिसको आप सीज फायर कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर सबसे इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है और सबसे मुश्किल पार्ट भी जो होता है वो सीज फायर होता है। नेगोशिएशंस की पीक हमेशा सीज फायर होती है। उसके बाद फिर लेंथी प्रोसेस लो, क्योंकि सीज फायर के अंदर आपने टाइम सेंसिटिव होता है, आपने उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर करना होता है, आपने दोनों एक्टर्स को किसी तरीके से कन्विंस करना होता है कि आप जंग रोके। तो वो पाकिस्तान ने करके दे दिया। पाकिस्तान ने 8 अप्रैल को जो सीज फायर है उसको अचीव करके दे दिया। दिस इज वेरी, और ये हिस्ट्री का एक हिस्सा बन चुकी है। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे अगेन, क्योंकि इन दोनों फरीकैन के दरमियान में इससे पहले जो निगोसिएशंस और टॉक्स हुई थी वो JCPOA के दौरान हुई, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड मौजूद है। और उन JCPOA के दरमियान में मल्टीपल एक्टर्स थे। उसमें चाइना शामिल था डायरेक्टली, रशिया शामिल था डायरेक्टली, मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज शामिल थे डायरेक्टली, USA, ईरान था। उसके बावजूद उसको तकरीबन 2 साल के करीब का टाइम पीरियड लगा एक फ्रेमवर्क पे एग्री होने के लिए। आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटी में जो नेगोशिएशंस है उसमें सोल मीडिएटर पाकिस्तान है, और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं JCPOA के दौर से अब अगर उसको देखें तो 100 टाइम्स बढ़ चुकी हैं। मिडल ईस्ट एक कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है, ईरान के इंटरनल डायनामिक्स कॉम्प्लिकेटेड है, US का ईरान के साथ रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, स्पॉयलर्स कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरनल प्लेयर्स कॉम्प्लिकेटेड है, स्पॉयलर्स की लेयर्स हैं। एक आपको इसराइल की शक्ल में स्पॉयलर नजर आता है, फिर आपको ज्यूइश लॉबी विद इन US स्पॉयलर नजर आता है, फिर आपको ईरान के अंदर स्पॉयलर्स नजर आते हैं, फिर आपको इंडिया जैसा स्पॉयलर भी नजर आता है, फिर मिडिल ईस्ट के अंदर मल्टीपल एक्टर्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा जंग 3 मुल्कों के दरमियान में, ईरान, इसराइल, US। ईरान और US के दरमियान में सीज फायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो लेबनान के अंदर सीज फायर था, जिसके ऊपर इसराइल हमले कर रहा था। सो आप सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी इसकी देखें। ईरान और US के दरमियान में सीज फायर को कंडीशनल किया गया किस वजह से कि लेबनान के अंदर इसराइल हमले बंद करे। ये दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स एक साइड पे मौजूद हैं, अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी जंग में सीज फायर डिपेंडेंट है कि एक तीसरा एक्टर चौथे एक्टर के ऊपर हमले बंद करे। सो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और सबसे पहले ये हिम्मत करना, ये कॉन्फिडेंस, ये क्लैरिटी लेके आना कि हम सीज फायर करवा सकते हैं, इसके लिए ये आपको बहुत ज्यादा विजडम चाहिए, बहुत ज्यादा करेज चाहिए,
कॉन्फिडेंस चाहिए, पाकिस्तान ने वो अचीव करके दिया। और अब जो आगे का फ्रेमवर्क है उस पर भी पाकिस्तान होल हार्टेडली, अनकंडीशनली उसके ऊपर भी काम कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि प्रोसेस कंटिन्यूड है। यहां पे मैं दो चीजें आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा। सबसे पहले, हमें इस मामले में अब चीज़ें आगे किस तरफ जा रही हैं। जैसे आपने देखा कि जंग के दौरान पूरी दुनिया की अटेंशन जो थी इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर थी, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी थी कि रीजनल वॉर बने और फिर ग्लोबल वॉर बने। लेकिन जब सीज फायर अचीव हुआ उसके बाद से आपने देखा आहिस्ता 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 मीडिया की अटेंशन जो है वो कम होना शुरू हो गई। अब कॉन्स्टेंटली इंटरनेशनल मीडिया की जो अटेंशन है वो ट्रिकल डाउन कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो ओवरली फिक्सेटेड है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तेजी आपको नजर आ रही है कि किसी फ्रेमवर्क को रीच किया जाए। हालांकि इस फ्रेमवर्क को रीच करने के लिए मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक्टर्स हैं उनको जल्द अज जल्द इसको किसी ना किसी पाया तकमील तक पहुंचाने की जरूरत है। एक फ्रेमवर्क जितना जल्दी सामने है उतना ज्यादा फायदा है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक हफ्ते के अंदर प्रोसेस सारा हल हो जाएगा और अगला राउंड इस दिन होगा और इस दिन होगा, तो ये अगेन इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। मैं पहली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि मिसाल होता क्या है, कोई एनालिस्ट है, कोई मीडिया का बंदा है या कोई एक्स ऑफिशियल है, उसको पूछ लिया जाता है कि आप बताएं कि नेगोशिएशंस के अंदर कौन कौन से लोग आएंगे। वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि नेगोशिएशन के अंदर इस दफा शायद डोनाल्ड ट्रंप आए। अच्छा, अब यहां से मीडिया हाइप बन जाती है, एक न्यूज़, एक हेडलाइन मिल जाती है कि फलां बंदे ने कह दिया, सोर्स ने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेगोशिएशन के लिए आ रहे हैं। अब आप अगर ग्राउंड के ऊपर मीडिएशन की कॉन्फ़िगरेशन या फॉर्मेट देखें तो आपको रियलाइज होगा कि उसमें प्रेसिडेंट्स या हेड ऑफ स्टेट्स आ ही नहीं रहे, फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं। तो जब नेगोशिएशन और टॉक्स का टाइम करीब आएगा, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकन बॉडी कहेगी कि नहीं हमारे प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, तो फिर वो जो एक एनालिसिस कोट अनकोट था जिसको पूरी दुनिया ने हेडलाइन बना दिया था, फिर उसके ऊपर स्पॉयलर्स ये बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, टॉक्स खराब हो गई, मीडिएशन खराब होंगी, इस वजह से वो नहीं आ रहे, लिहाजा उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो आ रहे हैं या वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने नैरेटिव को शेप किया, सिर्फ एक इररिस्पॉन्सिबल। ये सारी सेंसिटिविटीज होती है व्हेन यू आर कवरिंग नेगोशिएशन, पीस प्रोसेस, जंगों के दौरान जो रिपोर्टिंग होती है, ये सारी उसकी सेंसिटिविटीज होती हैं जिसका हमें आमतौर के ऊपर अक्सर अंदाजा भी नहीं होता आम रिपोर्टिंग करते हुए। तो लिहाजा अब इसकी जो चीज़ें जिस तरफ जा रही है, आई कैन फोरसी कि जो मीडिया हाइप है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इसके ऊपर एक लेंथी, लंबा प्रोसेस और सीरियस प्रोसेस है। इसका उतना ज़्यादा ये प्रोसेस कामयाब होगा जितनी ज़्यादा मीडिया के अंदर इंफॉर्मेशन कम आएगी, जितना कम मीडिया की इसके ऊपर अटेंशन होगी। मीडिया की अटेंशन आउटकम के ऊपर होनी चाहिए। आपने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब पहला सीज फायर किया तो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया कि इतने दिनों का सीज फायर। अब जब दूसरा सीज फायर हुआ कोई इंडेफिनिट सीज फायर है। फिर उसके बाद कल की जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट थी कि सफ़र बहुत लंबा है, 18 घंटे की फ़्लाइट है, हम टेलीफोन पे बात कर लेंगे। अगैन इसको लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रेटरिक है, शार्पनिंग ऑफ द रेटरिक है, जो भी है। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है कि वो खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन भी अब ये चाहते हैं कि जितनी हाइप बनी हुई है कि पूरी दुनिया चोक हुई हुई थी इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उस हाइप को ब्रेक डाउन किया जाए। सो आने वाले दौर में यू विल सी के आने वाले चंद दिनों, क्योंकि देखें 40 दिन की तकरीबन ये जंग रही है और आज जब हम बात करें तो तकरीबन 18 दिन का सीज फायर हो चुका है। हर गुजरते घंटे, गुजरते दिन के साथ सीज फायर मजीद स्ट्रेंथन होता चला जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान का जो ये राइज है इस ग्लोरी की तरफ, जिस तरीके से पाकिस्तान ने दुनिया को प्रोटेक्ट किया, सेव किया, ह्यूमैनिटी को एक कैटास्ट्रोफी से बचाया है, उसके ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सेंट्रल स्टेज पे आ गया। हमारे जो दुश्मन यहाँ पे हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, वो भी बात यही कर रहे हैं और इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा नैरेटिवाइजेशन हो रही है। पता लगाओ कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया, बाकायदा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और कुछ हमारे अपने भी लोग इसका विक्टिम बन रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, ये डील कर ली, इस तरह से कर लिया, उस तरह से कर लिया कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। बात ये है
कि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ट्रांजैक्शनल एक तरह से तो नहीं कि दुनिया को पाकिस्तान की एकदम ज़रूरत पड़ी 2-3 महीने के लिए तो पाकिस्तान सामने आ गया। आप कर क्या रहे हैं? आपने सबसे पहले भारत जो है आपने उसको मई के अंदर लास्ट ईयर आपने उसको मार का हक बुनियानुल महसूस के अंदर अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाई अल्लाह के फजल से। उसके बाद से आप दुनिया की सेंट्रल स्टेज पे आए। आप लीबिया के साथ आप डिफेंस एग्रीमेंट से लेकर आप डिफेंस रिलेटेड बातचीत चल रही है। आप और आज़रबाईजान के साथ आपकी डील्स हो रही हैं। आप सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट आपने किया। पूरी मुस्लिम दुनिया में आप सेंटर पे आए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने केस लड़ा बाकायदा तौर पे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का यूएनओ के अंदर। आपने देखा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो सिटिंग और किस तरीके से बाकी सारे मुल्क कंट्री हेड्स जो है वो उनको आके कन्वे कर रहे थे कि क्या बात करनी है और कैसे करनी है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन सारी की, क्योंकि नुमाइंदगी पाकिस्तान कर रहा था। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया को एक तरह से आप ये कहें कि वो ईरान का उनका विजिट आप देख लें, जिस तरीके से वो मिलिट्री डिप्लोमेसी को नई हाइट्स के ऊपर लेकर गए हैं, जिस तरीके से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया है उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी किस तरीके से कंडक्ट की जाती है, सारे मैकेनिज्म को जिस तरीके से वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में नेविगेट कर, जिस तरीके से इज नेविगेटिंग बिटवीन चाइना रशिया अमेरिका यानी पोल्स ऑफ द वर्ल्ड के दरमियान में वो नेविगेट कर रहे हैं, जिस दिलेरी के साथ ही इज डीलिंग विद अफगानिस्तान। कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपके एक तरफ आप डिप्लोमेसी दुनिया की तारीख की सबसे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान के अंदर एक तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और तीसरी तरफ आप भारत को भी जवाब दे रहे हैं। और सारी चीजें आपको ऐसे लग रहा है कि ऑटो के ऊपर चल रही हैं। ये सारा सिस्टम क्राफ्ट किया है पाकिस्तान के सीडीएफ ने। ये जो आपको इस वक्त चीजें इतनी स्मूथली नजर आ रही है ना कि एक तरफ आप इंडिया को जवाब दे रहे हैं, उसके प्रोपेगेंडा का जवाब दे रहे हैं, अब उसको बता रहे हैं कि अगर तुमने कुछ भी किया तो हमारा जवाब तैयार है। दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान के अंदर एक जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ और फिर चाइना के अंदर आप अफगानिस्तान के साथ नेगोशिएट भी कर रहे हैं और फिर आप अपने इस मिडिल ईस्टर्न थिएटर के अंदर दुनिया की तारीख की सबसे कॉम्प्लिकेटेड जंग रुकवा रहे हैं और नेगोशिएशंस कर रहे हैं। ये आपको लग रहा है कि सारा कुछ स्मूथ है, सारा कुछ स्मूथ है, लेकिन ये पूरा सिस्टम क्राफ्ट किया गया है। ये पाकिस्तान के अंदर ये आने वाले दौर की बुनियाद रखी गई है कि किस तरीके से आपने मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल एरियाज के अंदर सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना और आपने अपने मुल्क के अंदर हीट नहीं आने देनी। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क ऐसे होते हैं कि एक मुल्क के ऊपर जैसे अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जंग लड़ रहा है, पूरा मुल्क हॉल्ट पे चला जाता है। ये निगोसिएशन वाली तो एक इट्स अ फुल टाइम जॉब फॉर अ कंट्री, लेकिन आप वो भी कर रहे हैं। ये क्या ये कोई बैक चैनल डील्स करके पाकिस्तान ने ये सब कुछ किए? क्योंकि वो जी फलां जगह के ऊपर पाकिस्तान ने ये रोल प्ले कर दिया और ये चोर रास्ता था इस वजह से पाकिस्तान सेंट्रल स्टेज पे आ गया। नहीं भाई, ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको डील्स से आप नहीं कर सकते। आपको फाउंडेशन चाहिए, आपको ग्राउंड चाहिए। वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सेंट्रल स्टेज पे क्यों है? पाकिस्तान इस वक्त क्यों नेविगेट और बैलेंस कर रहा है रशिया पोल्स ऑफ द वर्ल्ड के दरमियान में, जो कि दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता? क्या ये कोई डील के नतीजे में है? नहीं। पाकिस्तान की फाउंडेशन के अंदर जो बैलेंसिंग पावर मौजूद है, पाकिस्तान का सिविलाइजेशनल एथॉस, पाकिस्तान का रिलेशन विद द मुस्लिम वर्ल्ड, यूनिकनेस ऑफ रिलेशन, पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल लोकेशन, पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की वर्कफोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान की आर्मी। वो आर्मी क्या पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में बनाई है? पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना, रिलीजन, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं उस रोल में जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है। पाकिस्तान 47 से ये तमाम इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान के साथ पास मौजूद हैं। कमी थी तो लीडरशिप की थी। पाकिस्तान के पास वो लीडरशिप नहीं थी कि जो पाकिस्तान की इन सारी वैल्यूज की नुमाइंदगी कर सके। आज वो लीडरशिप पाकिस्तान के पास है तो वो दो चीजें पूरी हुई हैं, पाकिस्तान की बैकग्राउंड प्लस लीडरशिप। इस वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया की सेंट्रल स्टेज पे आया। हमें जो अल्लाह ने इज्जत दी है
वो अल्लाह के फजल से हमने किसी दुनियावी ताकत के आगे हाथ फैला के या डील्स करके या बैक चैनल चीज़ें चला के, जिस तरह ये इंडियंस का माइंडसेट ही ऐसे चलता है कि हम इतना बड़ा मुल्क 1.5 बिलियन पॉपुलेशन इनकी होने वाली है, अपने आप को इतनी बड़ी इकोनॉमी कहते हैं, अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहते हैं, लेकिन अमेरिका के फॉरेन ऑफिस को एक्सेस करने का इनके फॉरेन ऑफिस के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो एप्स्टीन के थ्रू ये राउट करते थे। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो ये अल्लाह ताला ने जो सेंट्रल स्टेज पे हमें लेके आए, अल्लाह के फजल से हमने किसी के आगे अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, अब अपनी पामर्दी मोमिन अपने जोर बाजू पे अल्लाह के फजल से पाकिस्तान नहीं है, मगर इसमें कोई बैक चैनल, कोई डील नहीं है। तो लिहाजा आपको भी अगर कोई ये चीज़ करने की कोशिश करे कि भाई आप ये आइडेंटिफाई करेंगे जी पाकिस्तान ने ऐसा क्या राज छुपा हुआ है कि पाकिस्तान सेंट्रल स्टेज पे आगे, कोई राज नहीं छुपा हुआ इसमें। इट्स एन ओपन बुक। आप पाकिस्तान को पढ़ें, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान क्यों सेंट्रल स्टेज पे। आप पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, आपको पता चल जाएगा क्यों सेंट्रल स्टेज पे। आप टू नेशन थियरी पढ़ के देख लें, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान क्यों सेंट्रल स्टेज पे। सो ये चंद एक बातें हैं जो विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। और ये जो इस वक्त हमारे मीडिया में, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन प्रिंट मीडिया पे ग्लोबली, नेशनली ये सारी चीज़ें चल रही हैं। That's all I wanted to discuss with you. Thank you so much, Pakistan. Zindabad.